उस सुबह आसमान पे बादल टुकड़ों की सूरत बिखरे थे, ऐसे कि उनके किनारे सूरज की रोशनी से दहक रहे थे। धूप छाया का सा मौसम था। माहिर फरीद की स्याह कार निशान तशी की पुररौनक सड़क से गुजर रही थी। वो पिछली सीट पे बराजमान खिड़की के बाहर गुजरती दो दुकानों के फ्रंट बेतुजही से देख रहा था, जब एकदम अब्रू इकट्ठे हुए। उर्दल, रिवर्स करो। कॉफ़ी चाहिए सर। उर्दल को यही समझ में आया कि शायद वो बैरबल की बेकरी पे रुकना चाहता है। कार के बेकरी के सामने रुकते ही माहिर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला तो सर्द हवा ने इस्तकबाल किया, जो कार के हीटर की गर्माइश के बाइस जहन से महव हो गई थी। आज उसने सूट के ऊपर लंबा भूरा कोट पहन रखा था। वो ऑफिस के लिए तैयार था और उस स्टॉप पे उसको देर हो जानी थी, लेकिन रुकना भी ज़रूरी था। बेकरी के फ्रंट पर लगा गुलाबी फूलों का छज्जा नीचे उतरा हुआ पड़ा था। एक वर्कर सीढ़ी रखे खड़ा बाकी मांदा फूल उतार रहा था। शीशे की दीवार से वो अंदर जारी कार्रवाई देख सकता था। आंखों में उछम्मा लिए उसने दरवाज़ा धकेला। एक जंप सूट में मलबूस पेंटर दीवार से वॉलपेपर उतार रहा था। दूसरी जानिब एक स्वीट पेंट्स में मलबूस लड़की फर्श पर बैठी बहुत से नकली फूल सामने सजाए चुन चुन के वेज में डाल रही थी। दरवाज़ा खुलते देख के सर उठाया। वो उसे पहचानता था, माला की एनोइंग फोटोग्राफर दोस्त। सर के खमसों से सलाम किया और निगाहें उन फूलों पे फिसल गई जो सुंबल के हाथ में थे, लेवेंडर के जामनी फूल। माला। सुंबल ने उस पर से निगाहें हटाए बगैर पुकारा और माहिर की मतलाशी निगाहों को भलाखिर वो दिखाई दे गई। सीढ़ियों के साथ दीवार पे स्टैंड पेपर रगड़ती माला की उस जानी पूछती। पुकार पे वो चौंकी और उनकी तरफ पलटी। उसे देख के मुस्कुरा दी। बाल ऊंची पोनी में बांधे, एप्रन पहने, आस्तीन ऊपर चढ़ाए हुए माला परसों रात की निस्बत फ्रेश दिखाई देती थी। उसके गाल पर पेंट के चंद धब्बे लगे थे, जिससे यकीनन वो बेखबर थी। उसे कुछ याद आया था। कर्मजी इमारत पे काम करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं, लेकिन इस बेकरी की रेनोवेशन के लिए वक्त भी है और पैसा भी। अंदाज से मालूम नहीं होता था कि वो मुतासिर हुआ या तंज कर रहा है। आर्टिस्ट अगर खामोशी से बैठा हो तब भी। प्लीज़ ये बेकार डायलॉग दोबारा मत दोहराना। वो जैसे खफा हुआ, फिर नाकदाना निगाहों से दाएं बाएं गर्दन घुमाई। बेकरी का इंटीरियर अच्छा भला था, इसको बदलने की क्या ज़रूरत थी। तबसरा करते करते वो ठहर गया। एक दीवार पे पेंटर ने पेंट शुरू कर रखा था, गहरा जामनी पेंट। माहिर की निगाहें खुद को मुसलसल मुस्कुरा के घूरती फोटोग्राफर तक गई। लेवेंडर के फूल वाज का रंग हल्का भूरा था। एक दूसरी दीवार पे उसी हल्के भूरे रंग का वॉलपेपर चढ़ाया जा रहा था, पर्पल और ब्राउन। बैरबल की बेकरी में सारा मसला ये था कि ये गुलाबी रंग की थी और ये शहर गुलाबी फूलदार बेकरियों से भरा पड़ा है। मैं उसको कोई मुख्तलिफ रंग देना चाहती थी और ये दोनों कलर व्हील पे एक दूसरे के मुखालिफ हैं। इनका कंट्रास्ट अच्छा बनता है। एक पर्पल को डीप होना चाहिए और ब्राउन को हल्का। माला ने उसे देखे बगैर बेपरवाही से कंधे झुका के बताया, जैसे इन रंगों का कोई दूसरा मायने ना हो। जैसे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसकी तकलीफ़ गहरी और किसकी हल्की है। पर्पल और ब्राउन। माहिर पहली दफ़ा मुस्कुराया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, माहिर का फ़ोन थरथराने लगा। उसने मोबाइल निकाल के देखा, इन गश्ते शहादत उठा के 1 मिनट का इशारा किया और फ़ोन कान से लगाया। हाँ ज़ारा। कशमाला की मुस्कुराहट मध्यम हुई। उसने बाल कान के पीछे उड़से और दाएं बाएं कुछ तलाश करने लगी। ठीक है, मैं वहीं आ जाता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑफिस बाद में चला जाऊँगा। माहिर ने फ़ोन जेब में रखा और माजरत ख्वाना अंदाज में उसे देखा। हम इस इंटीरियर के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मुझे मालिक के पास अस्पताल जाना है। ज़ारा अकेली है। ऑफ कोर्स। अच्छी बात है कि तुम दोनों अभी तक आपस में सिविल हो, माला बज़ाहिर सरसरी अंदाज में कहती। ब्रश उठा के पेंट के डब्बे पे झुक गई। ब्रश के बालों को गीले रंग में डुबोया। ऑफ कोर्स, ज़ारा फैमिली है। माला ने निगाह उठा के देखा। वो सर झुकाए तेज़ तेज़ मोबाइल पे कुछ टाइप कर रहा था। यकीनन शबनम को बता रहा था कि वो देर से आएगा, क्योंकि ज़ारा को उसकी ज़रूरत थी। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। माहिर खुदाफिज कहता मोबाइल पे सर झुकाए पलट गया। वो वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। एक साया सा था जो जामनी रंग से गहरा था और उसके दिल पे बैठ सा गया था। फिर सुंबल के खनखारने की आवाज़ पे वो चौंकी। ज़ारा कौन है? वो फर्श पर हनूस बैठी थी, फूल आधे हाथ में थे। जैसे माहिर को आते देख के उसने खुद को वहीं पॉज कर दिया था। उसकी एक्स फियांसी और कज़न ब्रश को डब्बे के किनारे से रगड़ने लगी ताकि ज़ायद पेंट बह जाए। ख्वामखा ने अब ब्रश इस पेंट में डाल दिया, जबकि अभी उसे रंग शुरू ही नहीं करना था। अभी तो उसकी
सरफेस प्रेप भी मुकम्मल नहीं हुई थी, तभी आपके चेहरे पे जेलसी दिखाई दे रही है। ओह प्लीज़, उसने बेजारी से चेहरा उठाया। और अब ये मत कहना कि वो मुझे पसंद करता है। मैं ये कहने वाली थी कि अब आप भी उसको पसंद करने में लगी हैं। उफ सुंबल, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? सुंबल ने वह सामने रखा और हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। फिर दोनों हाथ कमर पर रखे जवाबदेह अंदाज में उसके सामने आ खड़ी हुई। इस गुफ्तगू से बचने का कोई रास्ता ना था। हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है। ये सब कुछ बहुत पेचीदा है और मेरा एक बच्चा है जिसको लेकर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। छोड़ो सुंबल, इन बातों में मत पड़ो। सर झटक के निगाहें चुराए वो दीवार की तरफ पलट गई। सुंबल उसी तरह पीछे खड़ी रही। माला अपनी पुष्प पर उसकी नज़रें महसूस कर सकती थी। ज़िंदगी इतनी पेचीदा नहीं होती जितनी हम इसे बना लेते हैं। ये शायद आपको तन्हा रहने की इतनी आदत हो गई है कि किसी दूसरे शख्स के बारे में सोचना ही अनकम्फर्टेबल लगता है। माला ने मुड़े बगैर हाथ को गोल गोल घुमाया। बोलती रहो। और तब उसे एहसास हुआ कि ये हरकत माहिर किया करता था। क्या वो उसकी आदतें अपनाती जा रही थी? जल्दी से हाथ नीचे गिरा दिया। मगर याद रखिए, नई चीज़ हमेशा शुरू में अनकम्फर्टेबल लगती है क्योंकि ग्रोथ अनकम्फर्टेबल होती है, लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट कबूल कर लेनी चाहिए। जताने वाले अंदाज में कह के वो पलट गई। माला ने गहरी सांस ली। वो क्या चीज़ थी जो उसे गैर आरामदेह कर रही थी? ज़ारा की कॉल या माहिर का उससे यूँ बात करना, जैसे वो किसी शय पे नादिम हो, जैसे वो ज़ारा को मज़ीद किसी किस्म का दुख ना पहुंचा सकता हो। ज़ारा उसकी फैमिली थी, वो हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहेगी, वो कभी वहाँ से नहीं निकलेगी। उफ, वो भी क्या सोचने लगी थी? सर झटका और प्लास्टिक बैग में ब्रश को सील करने लगी। अच्छा भला ब्रश जल्दबाजी में ज़ाया कर दिया। अस्पताल के जिन से सन रूम में आज फिर मरीजों के अटेंडेंट जगह जगह काउचेस पर बैठे थे। बहरबल आज नहीं आया था। मायूस शीशे की दीवार के सामने रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठा था। निगाहें सामने दिखाई देते दूसरे नंबर के बेड पे थी, जिस पर मालिक फरीद आंखें मूंदे लेटे थे। सर पे गर्म टोपी थी और चेहरे से वो तकलीफ में दिखाई देते थे। जिस्म से नालियाँ उसी तरह लगी थी और कतरा कतरा दवा रगों में सरायत कर रही थी। हर तरफ एक पुरुमीद और पुरखौफ सी खामोशी थी। साथ वाली कुर्सी पर ज़ारा बैठी थी। उस रोज़ के बरक्स आज उसने नफीसा सफ़ेद मडी ड्रेस पहन रखा था। कुर्सी की पुष्ट पर सफ़ेद स्याह धारियों वाला कोट लटका था। ब्लो ड्राई बाल सेट थे और हल्का मेकअप चेहरे पे मौजूद था। आज उसकी आंखें भी खुश्क थी और वो बज़ाहिर संभली हुई दिखाई देती थी। खामोशी से मालिक फरीद को कई मिनट देखने के बाद उसने माहिर की तरफ चेहरा मोड़ा। क्यों ना आज हम सब रात डिनर साथ ही करें? माहिर ने चौंक के उसे देखा। क्या? वो जैसे किसी ख्याल में गुम था। मैं कह रही हूँ कि आज रात तुम और बहरबल भी बाबा की तरफ आ जाओ। मैं पास्ता बनाऊंगी और हम एक फैमिली की तरह साथ डिनर करेंगे। वो पुरजोश अंदाज में प्लान बना रही थी। मालिक फरीद को हर एक दिन छोड़ के दवा लगती थी और चंद घंटों बाद ही घर भेज दिया जाता था। ज़ारा आजकल उनके साथ उन्हीं के घर में रिहाइश पजीर थी। वो सुजैन को छोड़ के नहीं आएगा और अगर वो आई तो ये फैमिली डिनर नहीं होगा। मैं उसे कह दूंगी, फिक्र मत करो। हम 4 फ्रीड्स एक साथ एक छत तले। वो मुस्कुराई। मुस्कुराने से उसके चेहरे पर कोई लकीर नहीं पड़ती थी। ओके, माहिर ने इस बात में सर हिलाया और नरमी से मुस्कुरा के वापस सामने देखने लगा। थैंक यू तुम्हारे आने के लिए। मैं अकेले सुबह घबरा गई थी, अब चलती हूँ। पहले कैब जाऊँगी, मुझे अपने पुराने ऑफिस से अपनी कुछ चीज़ें लेनी है। माहिर ने सवाल नहीं पूछा, वो खुद से बताने लगी। मैं अपनी मार्केटिंग फर्म खोलने जा रही हूँ। मैं मज़ीद कैफ़ में काम नहीं करूँगी। वैसे भी मैं काफ़ी अरसे से ब्रेक पे थी, अब मैं कुछ अपना करना चाहती हूँ। वो रुकी और फिर मुस्कुराई। मुझे खुशी है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ, वो रुक के जैसे लफ्ज़ तलाश करने लगी। सिबल, हम एक दूसरे के साथ सिबल हैं। उसने शीशे की दीवार को देखते हुए मदद की। ज़ारा खुल के मुस्कुरा दी, सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। कोट पहनते हुए उसने एक नज़र माहिर को देखा जो अभी तक बैठा मालिक फरीद को देख रहा था। उसकी हील्स की आवाज़ दूर जाके मासूम हो गई। तब भी वो उसी तरह बैठा रहा। शीशे की दीवार में माहिर को दिखाई दे रहा था। अमार पीछे कुर्सी पर बैठा उन्हीं निगाहों से मालिक फरीद को देख रहा था। माहिर के अक्स पे उसकी निगाह पड़ी तो माहिर ने इशारा किया। वो फ़ौरन उठ के सामने आया और ज़ारा की कुर्सी पर बैठा। जी सर, मेरा कॉटेज याद है? जी, कल मुझे ब्रोकर ने बताया था कि बहरबल ने उसे फ़रोख्त करने के लिए कहा है। अमार खामोश हो गया, जैसे किसी बात ने बेचैन किया हो। जानता हूँ, और वो मार्केट प्राइस से कम कीमत मांग रहा है। वो इतनी कीमती जगह है सर, क्योंकि वो हॉन्टेड है। अमार ने नासमझी से उसे देखा। नहीं तो ऐसी कोई बात? फिर वो ठहर गया, माहिर को गौर से देखा। अच्छा, वो हॉन्टेड है। आंखों में चमक उभरी, फिर होंठों पे मुस्कुराहट।
समझ गया। सर को खम दिया और वहाँ से उठ गया। माहिर ने गौर से उसे उठते देखा। कल रियल स्टेट मार्केट में उस कॉटेज के बारे में अफवाहें किस अंदाज में फैलती हैं और बैरबल को अफवाह शुरू करने वाले की खबर होती है या नहीं, इसका नतीजा 1-2 दिन में सामने आ जाएगा और इस नतीजे से वो जान पाएगा कि वो अमार पे कितना भरोसा कर सकता है, क्योंकि एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब उसे सिर्फ अमार दे सकता था। उस दोपहर कैफ की इमारत में बेचैनी और हलचल सी फैली थी। 2 घंटे कबल अचानक से बारिश शुरू हुई थी और ऐसे तवातुर से बरसती गई कि पानी बेसमेंट में दाखिल हो गया था। एक अहम क्लाइंट उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में लीड आर्किटेक्ट्स के साथ मौजूद था और कैफ के आधे अमले की ये कोशिश थी कि किसी भी तरह उस क्लाइंट को बेसमेंट में आए पानी के बारे में इल्म ना हो सके और बाकी आधा अमला पानी को खामोशी से निकालने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं था कि बारिश तेज़ थी, वो हल्की थी लेकिन ढिठाई से मुसलसल बरसे जा रही थी। माला ने बेकरी से बस की बजाय टैक्सी पकड़ी थी। उसे कुछ पेपर्स कॉपी करवाने थे और इस बारिश में वो किसी कॉपियर के पास जाने की ख्वारी से बचने के लिए कैफ़ में चली आई थी। मगर जब बेसमेंट में कॉपी मशीन के लिए आई तो देखा नीले मखमली पर्दों के निचले किनारे पानी में डूबे हुए हैं। कोई वापर लगा रहा है तो कोई मोप। वो अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाती वापस जीने चढ़ने लगी। पहला ख्याल यही आया कि माहिर जैसे आर्किटेक्ट की इमारत में पानी का घुस आना इमारत के नक्शे और डिज़ाइन में नुक्स की निशानदेही करता था। फिर याद आया कि ये तो किराए की इमारत थी, इसको माहिर ने थोड़ी डिज़ाइन किया था। दिल ने फ़ौरन ही उसका दफ़ा किया था। दूसरा कॉपियर ज़ारा के ऑफिस के सामने रखा था। उस पर अमूमन रश होता था, मगर माला को इन डॉक्यूमेंट्स की नकलें बनाने की अशद ज़रूरत थी। उनकी मदद से उसने बेकरी में एक स्टेंसिल पेंट करना था। वो उस कॉपियर की कतार में खड़ी हो गई और ताज़ा इंक की महक को अंदर उतारते हुए गर्दन मोड़ी तो ज़ारा के शीशे के पिंजरे नुमा ऑफिस में कोई दिखाई दिया। वो ठटकी। ज़ारा चंद चीज़ें दीवारों से निकाल के एक बॉक्स में डाल रही थी। उसकी माला की जानिब पूछ थी। बलदार लंबे बाल कमर पर बिखरे थे और दराज खंगालते हाथों में सुनहरे ब्रेसलेट और अंगूठियां दमक रही थी। वो अब ऑफिस नहीं आती थी, अरसे बाद दिखाई दी थी। माला ने कागज़ों का पलंदा वहीं रखा और उसके ऑफिस तक आई। शीशे के दरवाजे में अपना अक्स दिखाई दिया। कंधों तक आते बालों के सिरों को छुआ। बाल कटवाने के फैसले पे दिल में कहीं अफसोस हुआ। एक तो लड़कियों का ये बहुत मसला था कि जैसे ही क्राइसिस आया बाल कटवा दिए। सर झटक के उंगली से दस्तक दी और दरवाज़ा खोल लिया। जब तक ज़ारा पलटी वो अंदर आके दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। माला, हेलो। उस पर कचरती निगाह डाल के ज़ारा वापस अपने बॉक्स पे झुक गई। मुझे आपसे बात करनी है। सुन रही हूँ। ज़ारा ने मेज़ पे रखा फ्रेम उठाया, ऊंचा करके देखा, फिर उसे पलटाया। आप जानती हैं कि मैं जानती हूँ, इसलिए खुल के बात करते हैं। किस बारे में? फ्रेम को खोलते ज़ारा के हाथ रुके। नासमझी से उसे देखा। माला ने गहरी सांस ली, सीने पर बाजू लपेटे और जब बोली तो आवाज़ में आंच सी थी। आलियान के बारे में। मैंने उसकी वीडियो कॉल पे आपको देखा था और आपने मुझे। ज़ारीना फरीद की आंखों में शदीद उलझन का सा तासुर उभरा। कौन आलियान? कैसी वीडियो कॉल? ज़ारा प्लीज़। उसके ज़ब्त का पैमाना बस लबरेज होने को था। एक लम्हे के लिए खुद को मेरी जगह पर रख के सोचिए। मेरा बेटा लापता है। वो एक छोटा सा बच्चा जिसको ना जाने उस शख्स ने किस हाल में रखा है और सिर्फ आप हैं जो आलियान को ढूंढ सकती हैं। ज़ारा ने फ्रेम बॉक्स में रखा उसकी तरफ पलटी। मेज़ से टेक लगा के दोनों हाथ दाएं बाएं जमा लिए और जैसे फुर्सत से माला को देखा। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन शायद तुम्हें भी अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। अगर माएँ अटेंटिव हों तो उनके बच्चे नहीं खोते। उसके सीने में एक उबाल सा उठा जिसे बहुत ज़ब्त से उसने नीचे धकेल दिया। क्या आप आलियान के बारे में कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो पुलिस को उसे ढूंढने में मदद दे? मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, अगर तुम पहले ये बताओ कि आलियान कौन है। ज़ारा प्लीज़। उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहती हैं मिन्नत करूँ तो वो भी कर लूँगी। वो मेरे बेटे का अगवाकार है और आप उसको जानती हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। ज़ारा आंखों में अचंभा लिए उसे देखे गई, जैसे किसी नासमझ बच्चे की बात पे इंसान उसे गौर से देखता है। वो एक ख़तरनाक आदमी है ज़ारा। वो आपको भी नुकसान दे सकता है और हमें नहीं मालूम वो कब तक मेरे बेटे को ज़िंदा रखेगा। हमें जल्द ही जल्द उसको ढूंढना है। अगर आप मेरी मदद करेंगी तो ये आपका मेरे ऊपर एहसान होगा। ज़ारा ने बाजू सीने पर लपेट लिए, मेज़ से टेक लगाए, पाँव एक दूसरे के ऊपर रख लिए। माला ने आवाज़ धीमी की। कभी ना कभी आप भी माँ बनेंगी। उस वक्त आप मेरे एहसासात को बेहतर तौर पे मैं समझ सकेंगी। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ इंसानी हमदर्दी की उम्मीद रखती हूँ। क्या आप मेरा बेटा ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हैं? मगर मैं किसी आलियान को नहीं जानती। क्या ये वो शख्स है जिसने तुम्हारे बेटे को अगवा किया है? माला ने गहरी सांस ली, अफसोस से सर झटका। एक लम्हे के लिए तो उसको भी शक हुआ था कि कहीं आलियान झूठ ना बोल रहा हो। वीडियो कॉल पे उस रोज़ ज़ारा ना हो, कोई जाली वीडियो। मगर नहीं,
आप अच्छी तरह जानती मैं उस रोज़ मालिक साहब के पास क्यों आई थी और तुम्हें मेरे बाप से मिलना क्यों पसंद है। माला चल हमें के लिए कुछ बोल ना सकी। शायद ये तुम्हारा ट्रॉमा है माला। तुम्हारे फादर की बचपन में डेथ हो गई थी। मैंने सुना है ऐसी लड़कियां हमेशा किसी बादशाह इंसान में अपना फादर फिगर तलाश करती हैं। शायद मेरे बाप ने भी तुम वही ढूंढ रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बताती चलूँ कि उन्हें सिर्फ तुमसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझते। उनको अपना बाप समझने की गलती करोगे तो तुम्हारा दिल ही टूटेगा। वो करते अफसोस से सर दाएं बाएं हिला रही थी। आंसुओं का एक गोला उसके हलक में फंसा, लेकिन अभी नहीं, अभी उसने नहीं रोना था। मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। वो एक मेहरबान इंसान है और मैं जब भी उनके पास गई हूँ खाली हाथ लौट के नहीं आई। मुझे आपसे भी यही उम्मीद है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी। मैं ज़रूर करती अगर मैं किसी आलियान को जानती होती। आई एम सॉरी। ज़ारा ने कंधे बेचारगी से झुकाए और वापस मेज़ की तरफ पलट गई। एक दिन आप भी किसी से शादी करेंगी, माँ बनेंगी, आपका भी कोई बच्चा होगा और तब आप मेरी फीलिंग्स। ज़ारा उसी तेज़ी से पलटी। उसकी आंखों में अचानक से शरारे दौड़ने लगे थे। वो वाहिद शख्स जिससे मैं कभी शादी करूँगी वो माहिर फरीद होगा। मेरी ये बात भूलना मत। वो ऐसे घर्राई थी कि माला पलक तक न झपक सकी। सारे अल्फाज जैसे खो गए। न समझी से ज़ारा को देखा। वो वापस मुड़ चुकी थी और हाथ से अब बाहर निकलने का इशारा कर रही थी। माला की आंखों ने उसके हाथ में पहनी सुनहरी अंगूठियों को देखा। मंगनी की अंगूठी अब वहाँ नहीं थी, लेकिन वो कह रही थी कि वो माहिर से शादी करेगी। वो उन्हीं कदमों से वापस पलट गया। अलबत्ता उसका दिल अजीब ख़राब सा हो रहा था। फ़ोटो कॉपियर पे अभी तक रश लगा था। वो चुपचाप उस कतार में खड़ी हो गई। अलबत्ता गर्दन मोड़ के बार बार उस शीशे की दीवार को ज़रूर देखती जहाँ ज़ारा अपना सामान पैक कर रही थी। ऑफिस से बाहर आके ज़ारा ने शबनम के डेस्क पर उस बॉक्स को रखा। शबनम जो लैपटॉप पे मसरूफ़ थी हड़बड़ा के सीधी हुई। बॉक्स को देख के गहरी सांस ली। ये आपके अपार्टमेंट में पहुँचाना है मैम। बाबा के घर पे। मैं आजकल वहीं रह रही हूँ। वो माला से चंद फुट के फासले पर ही खड़ी थी। माला उसको बखूबी सुन सकती थी। और ये माहिर की चीज़ें। एक छोटा बॉक्स साथ रखा। ये भी बाबा की तरफ पहुंचानी है। रात माहिर वहीं आ रहा है डिनर पे। मैं उसे दे दूँगी। शबनम का कंधा थपक के वो आगे बढ़ गई। शबनम ने अचंभे से इन दोनों बॉक्सेस को देखा। मैं डायरेक्ट माहिर बे को पहुँचा देती। अब ये बॉक्स पहले शहर के दूसरे किनारे जाएगा, फिर वापस सरियार आएगा। ये क्या बात हुई। उसे ज़ारा की मंतक समझ में नहीं आई थी, लेकिन कॉपी मशीन में अपने कागज़ डालती कशमाला मुबीन को आ चुकी थी। लकड़ी और पत्थरों से बने उस घर में समंदर की लहरों का शोर उस शाम सुनाई दे रहा था। लिविंग रूम और ओपन किचन के दरमियान रखी डाइनिंग टेबल के गिर्द 3 कुर्सियां लगी थी। एक पर अब्दुल मालिक फरीद बैठे थे। नाइट सूट पहन रखा था, ऊनी टोपी सर पे थी और चेहरा मज़ीद कमज़ोर दिखाई देता था। अपने इस्तख्वानी हाथ से वो सूप में ब्रेड भिगो के लुकमा ले रहे थे। दूसरी कुर्सी पर माहिर मौजूद था। उसने स्याह पैंट्स पे सुरमई हाईनेक स्वेटर पहन रखा था और आस्तीन पीछे को चढ़ाए वो मुसलसल मोबाइल पर बटन दबा रहा था। छत से लटकता जर्द बल्ब वाला लैंप उनके सरों से ज़रा सा ऊपर था और उसकी रोशनी सारे को एक ख्वाबनाक सा तासुर दे रही थी। फिजा में समंदर के नमकीन पानी की खुशबू थी और पारमिसान पनीर की महक। उस घर में खुशबूदार मौसम मोमबत्तियां जलाने का रवाज ना था। ज़ारा की कुर्सी खाली थी। वो किचन काउंटर पे खड़ी पास्ता डिश में निकाल रही थी। उसके बलदार बाल ऊंची पोनी में बंधे थे, यूं कि लहरों की सूरत कमर पे गिरते थे। उसने भी स्याह पैंट्स पे हाई नेक पहन रखी थी और ब्लॉक हील्स लकड़ी के फर्श पे ठक ठक आवाज़ पैदा कर रही थी। फिर वो डिश लिए मेज़ तक आई और कुर्सी खींची। लकड़ी से रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी और इश्तिहा अंगेज सूरत वाला पास्ता दरमियान में रखा। फिर मुस्कुरा के माहिर को देखा। थैंक यू कि तुम आए। माहिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। साथ ही मालिक को देखा। उसकी आंखों में तशवीश थी। वो जैसे बार बार उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता था। आपका सेशन कैसा रहा। वो बज़ाहिर लहजों को सरसरी बना के पूछ रहा था। जानता था मालिक फरीद को अपनी बीमारी से मुतल्लिक बात करना नहीं पसंद। उन्होंने बस एक कटीली निगाह उस पर डाली और फिर ज़ारा को देखा। बैरबल क्यों नहीं आया। ज़ारा ने निशाने चुका दिए। बुलाया था, कह रहा था वो और उसकी बीवी डिनर पे जा रहे हैं। मैंने इसरार नहीं किया। माहिर के चेहरे पे बदमज़गी सी फैली, लेकिन बोला कुछ नहीं। पास्ता की डिश मालिक के सामने की। उन्होंने बेजारी से उसे परे करने का इशारा किया। आजकल उनसे कुछ खाया नहीं जाता था। तुमने ऑफिस से अपनी चीज़ें ले ली। चल हमें खामोशी से गुजरे तो माहिर ने चम्मच में पास्ता भरते हुए सवाल किया। कुछ चीज़ें ली हैं, बाकी किसी और दिन। ज़ारा ने चम्मच का अंटा नीचे रखा और जैसे याद आने पे बताने लगी।
तुम्हारी कुछ नोटबुक्स गलती से मेरे सामान में आ गई, वो मैंने अमार से कह के तुम्हारी गाड़ी में रखवा दी हैं। ओके। वो प्लेट में चम्मच हिला रहा था। ज़ारा मालिक फ़रीद से मुखातिब थी। वो उन्हें उनके किसी फैमिली फ्रेंड के बारे में बता रही थी। माहिर उन लोगों को जानता था जिनकी बात की जा रही थी, लेकिन उसका जहन यकसुई से उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसकी निगाह बार बार प्लेट के साथ रखे मोबाइल की बुझी हुई स्क्रीन की तरफ उठती थी। इस वक्त वो क्या कर रही होगी? सुबह बेकरी में उनकी गुफ्तगू अधूरी रह गई। माला को इतनी रेनोवेशन करवाने की क्या ज़रूरत थी? इतना खर्चा ख्वामखा में किया होगा। क्या उसके पास इतनी सेविंग्स थी? उसने बेकरी उसे दे दी थी, लेकिन अगर वो वाकई वापस चली गई तो वो इतने कम अरसे में उसे कैसे चलाएगी? मगर ये किसको मालूम था कि बदर उसे कब मिले और वो कब तक यहाँ रुके? ओवन की घंटी बजी तो ज़ारा को जैसे याद आया। वो तेज़ी से उठ के ओवन की तरफ गई। शायद वो अंदर कुछ रख के भूल गई थी। माहिर ने एकदम मोबाइल उठाया और स्क्रीन रोशन की। उंगलियां तेज़ी से कीपैड पर चलने लगी। रेनोवेशन कहाँ तक पहुंची? मैसेज लिख के भेजा और मोबाइल रख दिया। अभी चमचा उठाया था कि टोन बजी। उसने तेज़ी से मोबाइल वापस उठाया। ग्रीन आइज लिखा देख के मुस्कुराया। अभी बेकरी पे हूँ, पेंट कर रही हूँ, दिखाओ। अब्दुल मालिक फ़रीद ने बगौर माहिर के झुके चेहरे की मुस्कुराहट देखी, जिसमें मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। तुमने बेकरी माला को दे दी? माहिर ने चौंक के चेहरा उठाया, फिर तासुरात संजीदा करते हुए मोबाइल में इस पर उल्टा के रखा। जी, क्यों? क्यों? दूसरा क्यों ज़ारा की तरफ से आया था, जो दस्तानों से एक गर्म पैन पकड़े मेज़ की तरफ आ रही थी। शौक इतना बड़ा था कि वो रास्ते में रुक गई। बहरहाल उसको तबाह कर रहा था। माला उसे बेहतर कर सकती है, मगर ज़ारा कुछ कह ही ना सकी। हैरत से ज़्यादा उसे सदमा पहुंचा था। उस बेकरी को दोबारा खड़ा करने के लिए उसको एक इन्वेस्टर की ज़रूरत होगी। मालिक फ़रीद जैसे सोचते हुए बोल रहे थे। माहिर ने हल्के से कंधे उचकाए। ये उसका मसला है, खुद मैनेज कर लेगी। अंदाज सरसरी था, अलबत्ता वो ज़ारा को नहीं देख रहा था। उल्टा रखा मोबाइल फिर से थरथराया, अलबत्ता वो अभी उसे उठाने का रिस्क नहीं ले सकता था। तुम इतनी कीमती जगह उसको कैसे दे सकते हो? उसने तो उस शहर से चले जाना है। नहीं, ज़ारा ने जैसे बहुत ज़ब्त से आवाज़ को हमवार रखा। कहा ना, ये उसका मसला है। माहिर की आवाज़ में हल्की सी बेजारी थी। अब्दुल मालिक फ़रीद ने इस बेजारी को बहुत वाज़े महसूस किया था। और ज़ियाद? माहिर ने चौंक के उन्हें देखा। वो इसी तशवीश से उसे देख रहे थे। वो मुझे मिला था, हमेशा की तरह मुझे धमकी दी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है माहिर, वो इस शहर से अपना इंतकाम लिए बगैर नहीं जाएगा। हमें उसका कुछ करना होगा। माहिर के अब्रू नागवारी से तन गए। हम ज़ियाद सुल्तान जैसे नहीं हैं, ना ही हम कानून को हाथ में लेंगे। ऐसा कुछ मत सोचना मालिक। उसकी आवाज़ में तनबीह थी। अब्दुल मालिक फ़रीद ने अब्रू उठा के उसे देखा। मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। ना पहले तुम्हारी इजाज़त मांगी है, ना अब मांगूंगा। उखड़े लहजे में कह के वो अपने बाउल पर झुक गए। इससे पहले कि माहिर कुछ कहता, अगर तुमने बेकरी को फिर से उठाना था तो तुम मुझे बता सकते थे। हम एक टीम बना के उस पर काम करते, इसके लिए इन्वेस्टर ढूंढते। और ज़ारा बेचैनी से तेज़ तेज़ बोल रही थी। जब माहिर ने हाथ उठाया, मेरा उस पर कर्ज था ज़ारा, मुझे ये बेकरी उसी को देनी थी। ये बाप बंद हुआ। धीमे मगर दो टोक अंदाज में कह के उसने मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन रोशन की। वहाँ एक दीवार की तस्वीर मौसूल हुई दिखाई दे रही थी, जो आधी पेंट से भरी थी और आधी पे चंद नीली टेप्स आड़ी तिरछी करके लगा रखी थी। माहिर ने उंगलियों की चुटकी खोल बंद करके जूम किया और उस तस्वीर को हर जाविये से देखा। न जाने वो क्या बना रही थी, लेकिन अच्छा ही बनाएगी। चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से आ गई थी। मैं घर जाते हुए चक्कर लगाऊंगा, अभी मालिक की तरफ हूँ। उसने पैगाम लिख के भेजा और मोबाइल उल्टा करके रखा। चेहरा उठाया तो वो दोनों उसे ही देख रहे थे। माहिर ने फिर से मुस्कुराहट को संजीदगी में बदला। मालिक फ़रीद निगाहें मोड़ के खाने की तरफ मतवज्जे हो गए और ज़ारा से नज़रें उसने खुद ही चुरा ली। अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट अभी तक होंठों पे मौजूद थी। ज़ारा खुनखार के अब कुछ और कह रही थी, अपनी बहन की बात, बहनोई का किस्सा, लेकिन माहिर का जहन कहीं और लगा था। मैं घर जाते हुए चक्कर लगाऊंगा, अभी मालिक की तरफ हूँ। स्क्रीन पर अल्फाज दमक रहे थे और कशमाला मुबीन की आंखों के दिए बुझ गए थे। उसने बेदिली से स्क्रीन बुझाई और मोबाइल परे डाल दिया। कुछ था जिसने सारा मूड ख़राब कर दिया था। वो अभी तक ज़ारा के साथ था। वो उसकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगी। वो फर्श पर आलती पालती किए बैठी थी। बेकरी की सारी बत्तियां जली थी, अलबत्ता इस वक्त वहाँ कोई दूसरा जी नफ्स नहीं था। सिर्फ वो थी, उसके रंग और माहिर के मैसेज से हलक में उमड़ती कड़वाहट। खैर, मुझे क्या, वो जिसके साथ भी हो। गज़न है वो उसकी। सर झटक के माला ने फिर से ब्रश उठा लिया। वो एप्रन पहने हुए थी, छोटे बाल पोनी में मकीद थे और सर पर
सफ़ेद रेशमी रुमाल बांध के गर्दन के पीछे गिरा लगा रखी थी। ज़मीन पर पीछे बैठे बैठे वो दीवार के उस हिस्से पर बारीक ब्रश से लकीर खींच रही थी जो फर्श से मिल रहा था। दाएं बाएं जहाँ बचा अध खिले कार्टन और पेंट के डब्बे रखे थे। प्लास्टिक शीट्स और पेंटर्स टेप जगह जगह चिपका थी और फिजा में मिट्टी के तेल और ताज़ा पेंट की महक थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। माला ने चौंक के गर्दन मोड़ी, दाएं देखा फिर बाएं। वहाँ पे कोई ना था। क्या ये उसका वहम था? वो दीवार की तरफ पलटी लेकिन ज़हन बिखर सा गया। बदिक्कत उस आवाज़ को दिमाग से झटका और ब्रश के बालों को सुरमई पेंट में डुबोया ही था कि हैप्पी बर्थडे टू यू। मध्यम मर्दाना आवाज़। ब्रश उसके हाथ से फिसल गया। वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई। वो बेकरी के बलाई हिस्से में थी। चंद कदम दौड़ के रेलिंग तक आई और नीचे झांका। बेकरी खाली थी। सीढ़ियाँ सुनसान थी। दरवाज़ा लॉक था। वहाँ कोई ना था। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। रंगत कदरे फीकी पड़ी। वो आवाज़ हकीकत में नहीं थी। ये उसका ज़हन था जो उसके साथ कोई खेल खेल रहा था, या फिर आलियान का भेजा कोई जिन। वो वापस आकर बैठी ही थी कि मोबाइल टर्न टर्न बजने लगा। एकदम वो डर गई। उफ हो। फिर गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाया। अब्दुल मालिक, फरीद कॉलिंग। अचंभे से अब्रू इकट्ठे हुए। शायद माहिर डिनर के बाद उनकी तरफ से निकल पड़ा था और अब वो उसे कॉल कर रहे थे। हेलो। फ़ोन कान से लगाया। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। रुक के सुना। जी। गहरी सांस ली। माहिर ने यह सफ़ेद हाथी मेरे नाम कर दिया। आंखें घुमा के अतराफ़ में देखा। उसको रेनोवेट करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत है। बिल्कुल, लेकिन इस शहर में इतने लोगों को जानती नहीं हूँ। कैसे ढूंढूँ इन्वेस्टर? दूसरी तरफ से कहे जाने वाले अल्फाज सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैली। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। ओह, मुझे ये ख्याल नहीं आया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? उसका चेहरा खिल उठा। अगर ऐसा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट का मसला ही हल हो जाए। कॉल बंद की ही थी कि ज़ोर से डोरबेल बजी। वो एकदम डर के उछली। फिर तेज़ी से सीढ़ियों के दहाने तक आई। ग्लास डोर के बाहर खड़े शख्स का चेहरा देख के सांस में सांस आई। क्या हुआ? वो दरवाज़ा खुलते माहिर चौंक गया। उसकी रंगत उड़ी हुई थी और मुस्कुराहट फीकी। कुछ नहीं, मैं अपने ध्यान में थी। सोचा इतनी रात को कौन होगा। अंदर दाखिल होते हुए माहिर ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। 9:30 बजे। इतनी रात नहीं हुई। वो कोट को दूसरे बाजू पे तह किए हुए था और सुरमई हाईनेक के आस्तीन पीछे चढ़ा रखे थे। माला ने जवाब नहीं दिया। अपने तासुरात छुपाती पलट के सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। माहिर दाएं बाएं देखता सुस्त कदमों से उसके पीछे आया। बेकरी को ऊपर नीचे से उखाड़ दिया गया था। जैसे रीमॉडलिंग कहाँ तक पहुँची। वो दोनों अब जीनों के इख्तिताम पर आ चुके थे। माला आलती पालती किए दीवार के साथ फर्श पर बैठ गई थी। अलबत्ता रुख दीवार की बजाय माहिर की तरफ था। माहिर ने दाएं बाएं देखा। वहाँ कोई कुर्सी नहीं थी, सिर्फ एक मेज़ थी जिस पर बहुत सा सामान रखा था। उसने अपना कोट रेलिंग पर डाल दिया और नीचे माला के सामने फर्श पर बैठा। फर्श ठंडा था हीटिंग सिस्टम के बावजूद। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं सोच रही हूँ सारा फर्नीचर भी बदल दूँ नई थीम के लिहाज से। माहिर ने निगाहें इतराफ़ में घुमाई। दीवारों पर जगह जगह पेंसिल से स्केच बने थे, लेकिन ऐसे कि कुछ समझ नहीं आती थी कि वो क्या है। उसने वापस माला को देखा। आंखों में तशवीश थी। तुम इतना खर्चा कैसे करोगी? मेरी राय में बेकरी वैसे ही ठीक थी। तुम्हें सिर्फ इसको चलाना था। यूँ सारी लुक तब्दील करने पे लाखों का खर्च आता और खर्चे की फ़िक्र नहीं है। मुझे इन्वेस्टर मिल गया। उसकी टोन ही बदल गई थी। वो एकदम जैसे हल्की फुल्की हो गई थी। माहिर फरीद के दोनों अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। इन्वेस्टर? कौन? कैसे? उसने माला को यूँ देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। कशमाला ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बस मिल गया है। सारा खर्चा वहीं करेगा। मेरा सिर्फ दिमाग इस्तेमाल होगा। आइडियाज़, मार्केटिंग, यू नो। उसका चेहरा जोश से गुलाबी हो रहा था। वो खुश लग रही थी। आज उसके चेहरे पर पेंट का ऐसा कोई दाग ना था जिसके बारे में वो चुप रहता। लेकिन तुम इस शहर में किसी को नहीं जानती। कशमाला ने जैसा बुरा मान के उसे देखा। ये शहर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। कई दफ़ा आई हूँ मैं यहाँ अपने शूट्स के लिए। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और हम लोगों के घरों में जाते हैं। बहुत से कनेक्शंस बन जाते हैं। कई अच्छे लोगों को जानती हूँ मैं और कहीं बर्ड से जानती हूँ। माहिर ने आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ के मशकूक नज़रों से उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन खैर। आर यू श्योर? तुम्हारा इन्वेस्टर? आवाज़ में कड़वाहट थी। इतना सारा खर्च करेगा? उसने फिर से मुस्कुरा के शाने अचकाए। सब कुछ करेगा। मैंने सिर्फ उसे बिल थमाना है। माहिर ने लब खींच लिए। गैर आरामदेह सा पहलू बदला। वो इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे पूछ सकती थी, मशवरा कर सकती थी, लेकिन नहीं।
क्या गारंटी है कि बिल थमाने पे वो ये सारी पेमेंट करेगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या? फिर उसने लहजे को कदरे नरम किया। देखो, इस शहर में लोग बड़े बड़े स्कैम्स बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये कनाडा नहीं है जहाँ लोगों को पुलिस का खौफ हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें यूँ आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले पैसे ले लो और इसके बाद। माही ने इतराफ़ में हाथ मिलाया। ये सारे खर्चे करो। लेकिन वो उसी तरह मुस्कुरा रही थी। कहा ना, वो पैसे दे देगा। मैं सारे बिल्स आखिर में उसको थमा दूंगी। वो मुतमईन थी, लापरवाही की हद तक। माही ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। इस बेकरी में ये पहली दफ़ा नहीं था जब वो किसी को कारोबार के असूल समझा रहा था, लेकिन ये तय था कि माहिर फरीद की बात कोई आसानी से नहीं मानता था। क्या मुआहदा हुआ है तुम्हारे इन्वेस्टर के साथ? प्रॉफिट की शरह क्या होगी? वो उसी संजीदगी से पूछने लगा। आवाज़ में नापसंदीदगी थी। पहले इन्वेस्टमेंट तो हो जाए, फिर देख लेंगे प्रॉफिट वगैरह को। माहिर बे, वो लापरवाह थी या खुश, वो फैसला नहीं कर सका। ये तय था कि उसकी अभी अभी किसी इन्वेस्टर से बात हुई थी, पैसे की उम्मीद दिलाने के पहले। चंद घंटों में हर ख्याली पुलाव पकाने वाले की यही हालत होती है। वो समझ सकता था, ये भी जानता था कि वो उसे नहीं बताएगी, जैसे उसने आलियान की कही बात उससे छुपा ली थी, जो उसने सिर्फ मालिक को बताई थी। तुम मेरे घंटी करने पर डर क्यों गई थी? माला के चेहरे की जोत बुझी। लब खोले जैसे तरदीद करना चाहती हो, फिर रुक गई। नो फिल्टर और नो जजमेंट का दावा किया था, उसे निभाना भी था। मुझे वो आवाज़ सुनाई दी थी फिर से, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो दोनों पेंट के डब्बों और खाकी बॉक्सेस के दरमियान फर्श पर आमने सामने बैठे थे और वो रुक रुक के बोल रही थी। कहीं बरस पहले मुझे ये आवाज़ सुनाई देती थी, हिलाल की आवाज़। बाद में उसने मुझे बताया था कैसे वो म्यूज़िक बॉक्स की चाबी घुमाती थी और साथ हैप्पी बर्थडे टू यू कहती थी, तो आवाज़ किस तरह मुझ तक पहुंच जाती थी। लेकिन हिलाल के पास वो बॉक्स नहीं है ना? ना हिलाल, माला ने इस बात में सर हिलाया। अब मुझे हिलाल की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। फिर किसकी आवाज़? उस रोज़ ख्वाब में और अभी भी मुझे मर्दाना आवाज़ सुनाई दी है, एक आवाज़ जिसके पीछे बहुत सी आवाज़ें हैं। ज़हीर की आवाज़। माहिर को चल लम्हे लगे याद करने में कि ज़हीर कौन था। वो ओशन का मालिक जिसने ओशन बेच के तुम्हें निकाल दिया था। माला ने इस बात में सर हिलाया। वो कहाँ से आ गया? उसका इस सब से क्या ताल्लुक? पता नहीं, लेकिन एक दफ़ा उन सब ने मेरी बर्थडे यूँ मनाई थी। मुझे लगा कि ओशन में आग लग गई है और मैं पहुंची तो सारा स्टाफ केक लिए खड़ा था। ज़हीर की आवाज़ उनमें सबसे वाज़ेह थी। वो सब तालियां बजा रहे थे। मैं बहुत पैनिक में वहाँ गई थी। मुझे पैनिक की वो कंडीशन कभी नहीं भूलेगी। खौफ, परेशानी, ऑफिस के लॉकर में मेरे डॉक्यूमेंट्स और चंद कीमती चीज़ें थी। मुझे लगा सब कुछ जल जाएगा, लेकिन मैं वहाँ पहुँची तो एक सरप्राइज़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। और क्या तुम्हें वो सरप्राइज़ अच्छा लगा था? माला उदासी से मुस्कुरा दी। उनके सामने मैंने जाहिर किया कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे वो सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं डर गई थी। और अब वो हैप्पी बर्थडे की आवाज़ दोबारा सुन के मेरे दिल में वही एहसास फिर से जन्म लेने लगा। पैनिक, खौफ, पता नहीं। उसने झरझरी लेके सर झटका। वो गौर से उसे देख रहा था। तुम्हारा बर्थडे कहीं मादूर है। मेरा नहीं ख्याल इस आवाज़ का ताल्लुक तुम्हारी बर्थडे से है। शायद ये आवाज़ तुम्हें कुछ बताना चाह रही हो। कशमाला ने कंधे अचका दिए। पता नहीं, मैं गौर नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ। उसने थकी हुई सांस भरी और गर्दन उठा के ऊपर देखा। बदर को लेकर वापस जाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। एक उदासी बेकरी पे फैल गई। उदासी सी बेकरी में फैल गई, ऐसी उदासी जिससे सारी रोशनियाँ गुल कर दी। उम्मीद के सारे दिए बुझा दिए। वो चल लम्हे के लिए कुछ बोल ना सका, फिर सर झटक दिया। न मौका था न दस्तूर। दाएं बाएं देखा, अध खुले कार्टन्स, ब्रश, पेंट के डब्बे। मेरी मदद चाहिए। उसने झट से सर हिलाया और उठ खड़ी हुई, सिर्फ एक चीज़ के लिए। वो मेज़ तक गई, एक खुले कार्टन में हाथ डाला और एक चीज़ बाहर निकाली जो निकलते साथ ही खनखनाई थी। माहिर ने छम्बे से उस तरफ देखा। वो हाथ में एक बैल लिए हुए थी, जामनी रंग की बैल, जैसे चर्च बैल होती है। वो मुस्कुरा दिया। ये क्या है? ये दरवाजे पर लगाई जाती है। लगानी है ताकि जब कोई दरवाज़ा खोले तो मुझे मालूम हो। सिक्योरिटी भी होगी और ख़ूबसूरती भी। वो घंटी उठाए खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। ये काम मैंने तुम्हारे लिए रख दिया था। माहिर कहना चाहता था कि अपने इन्वेस्टर को कह देती, शायद वो लगा देता घंटी, लेकिन खैर। वो मुस्कुरा के उठा, घंटी हाथ से ली और जीने उतरने लगा। हर उतरते कदम के साथ वो घंटी झुनझुना रही थी। माहिर बेकरी से घर ही जा रहा था। उसे साथ चलने के लिए सिर्फ एक दफ़ा कहा। जानता था वो नहीं मानेगी। उसे अपनी बस पसंद थी। वो कुछ देर मज़ीद काम करेगी, फिर बस पकड़ लेगी। माहिर ने मज़ीद इसरार नहीं किया। उसे घर के रास्ते में एक जगह रुकना था।
वो हाई पे था जब एहसास हुआ कि बैक व्यू मिरर में एक कार की लाइट्स बहुत तेज़ रोशन दिखाई दे रही हैं। उसने चौकन्ने अंदाज में चंद एक दफ़ा मिरर में देखा, फिर रफ्तार तेज़ की। उस कार की रफ्तार भी तेज़ हो गई। माहिर ने अचानक रफ्तार आहिस्ता की तो वो कार भी सुस्त हो गई। वो मुसलसल उसके पीछे थी। एक मोड़ पे माहिर एकदम कार पार्किंग लेन में ले गया। ताक़ुब करती कार रुक न पाई। वो उसी रफ्तार से जन से सामने निकल गई। वो ड्राइवर का चेहरा नहीं देख सका। उसने काला लबादा ओढ़ रखा था। वो कुछ देर पार्किंग लेन में कार रोक के खड़ा रहा, फिर उसे दोबारा सड़क पर डाल दिया। चल लम्हे गुजरे थे जब मोबाइल की घंटी बजने लगी। नंबर गैर शनासा था। उसने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और कुछ नहीं बोला। खामोशी। फिर मर्दाना आवाज़ गूंजी, मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुम मेरी नज़र में हो। वो उसी आवाज़ की तवक्को कर रहा था। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे तमाम एड्रेसेस तुम्हें मालूम है। मैं इसी शहर में हूँ, कहीं जाऊँगा नहीं। चल हमें के लिए स्पीकर खामोश रहा। और फिर कशमाला से दूर रहो माहिर, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ज़ियाद सुल्तान की आवाज़ में तैश था। माहिर फरीद की कनपटी की रग तन गई। मुझे माला से दूर करने के लिए तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी ज़ियाद। बटन दबाया और कॉल काट दी। फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी और तेज़ी से माला का नंबर मिलाने लगा। कहाँ हो तुम? बस में। कहीं रुकना मत, मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें रास्ते से पिक कर लूँगा। मैंने कहा ना माहिर, मेरी आदतें ख़राब। माला बहस ना किया करो, हर दफ़ा लाइव लोकेशन भेजो। बस हर 3-4 मिनट के बाद किसी न किसी स्टॉप पर रुकती थी। माहिर की कार मुतय्यन करदा स्टॉप तक आई तो माला नीचे उतर आई। हैरत और अचंभे से वो उसे देख रही थी, जो दरवाज़ा खोल के तेज़ी से उसकी तरफ आया था। अंदर बैठो। वो दाएं बाएं भी देख रहा था। माला एकदम चौंक गई। क्या कोई ख़तरा है? भाई ने जवाब नहीं दिया, सर के गम से इशारा किया। वो चुपचाप कार में बैठ गई, सीट बेल्ट पहनी, लेकिन अभी तक नासमझी से उसे देख रही थी। वो वापस अंदर बैठा और कार स्टार्ट करने लगा। तुम्हें रात देर तक बेकरी पे नहीं रहना चाहिए, वक्त पे घर आ जाना चाहिए। तुमने कहा था मैं कैद नहीं हूँ, अभी ये क्या है? मैंने पहले भी कहा था और एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ। वो कार सड़क पर डालते हुए सख्त लहजे में कह रहा था। ज़ियाद सुल्तान एक ख़तरनाक आदमी है, वो इसी शहर में है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं उसके बेटे की माँ हूँ माहिर, वो मुझे नहीं मारेगा। उसके पास मुझे मारने के लिए बहुत से मौके थे। मुझे ज़्याद से नहीं आलियान से खतरा है। माहिर ने गहरी सांस ली। तने असाब कदरे ढीले हुए। जानता हूँ वो तुम्हें नहीं मारेगा, उसकी हिट लिस्ट पे कोई और है। आखिरी सतर वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाया, फिर सर झटका। मारना भाई तरीका नहीं होता इंतकाम लेने का, वो कुछ और भी कर सकता है। वो पहले भी कई दफ़ा बहुत कुछ कर चुका है, तुम आइंदा एहतियात करोगी? वो गर्दन मोड़े गौर से उसको देख रही थी। क्या उसने फिर तुम्हें कोई धमकी दी है? मुझे अपनी परवाह नहीं है माला, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। कोई किसी को नहीं बचा सकता माहिर, और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मुझे सच सच बताओ, उसने फिर से कुछ किया है ना? माहिर ने हल्के से कंधे झुकाए। वो ये धमकी कहीं बरस से दे रहा है। मुझे उसकी परवाह नहीं है। एक्सीलेटर पर उसके पैर का दबाव बढ़ गया था। कार की रफ्तार तेज़ थी। वो महसूस कर सकती थी कि वो परेशान था, लेकिन बोली कुछ नहीं। बस खिड़की से बाहर देखने लगी। दिल में अजीब बेचैनी सी उठ रही थी। बदर को लेते ही उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ज़ियाद सुल्तान से कुछ बैद नहीं था। वो इस शहर में सिर्फ एक शख्स की जान लेने आया था, और माला उस शख्स की जान को मज़ीद अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकती थी। कबीरा बेगम ने उसे उसी होटल में बुलाया था जहाँ 1.5 माह कबल इस्तांबुल आने के बाद माला ठहरी थी, और जहाँ उसने माहिर को मदु किया था। उसके रेस्टोरेंट की कुर्सियों का रंग जामुनी था, और उस रोज़ उसने उस रंग को ऐसे महसूस नहीं किया था जैसे वो आज कर रही थी। उस रोज़ उन्हीं कुर्सियों पर माला और माहिर बैठे थे, और 3 दिन बाद बैरबल उससे यही मिलने आया था। ये वो होटल था जो उसके क्लाइंट ने उसके लिए बुक किया था। अपनी ज़ाती कमाई से वो ऐसा होटल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और अगर पैसे होते तब भी ये फजूल खर्ची ना थी करती। लेकिन कबीरा बेगम का मयार अलग था। उनका स्टेटस और ज़राए आमदन कशमाला मुबीन से कहीं ज़्यादा थे। वो जब हॉल में दाखिल हुई तो कबीरा सादान उसको दूर से दिखाई दी। जिन कुर्सियों पर एक दफ़ा वो माहिर के साथ बैठी थी, वो उस मेज़ पे मौजूद नहीं थी, बल्कि हॉल के दूसरे सिरे पर एक आईने से ढकी दीवार के साथ रखे सुरमई सोफे पर बला जमान थी। बॉय कट बाल जेल से सेट थे, कान और गर्दन में हीरे जगमगा रहे थे, और वो आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमाए हुए थी। सफ़ेद बुराक ब्लाउज पहने, जिसके गिरबान पे झूलते लॉकेट में कम से कम 3 कैरेट का हीरा दमक रहा था। माला जैसे जैसे उनके करीब आती गई, उसे कबीरा के सर के पीछे आईने में अपना अक्स भी नज़दीक आता दिखाई दिया। कंधों तक आते बाल, हल्का मेकअप, सफ़ेद कोट जो बार बार ड्राई क्लीन होने के बाइस पहले जैसा नहीं रहा था, और गर्दन में झूलती फाख्ता
गालों पे 2-3 दाने भी थे और हाथ पेंट करने और बार बार धोने के बायस मुसलसल खुश्क हो रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ कबीरा बेगम के परफ्यूम की महक तेज़ होती गई। वो उनके ऐन सामने पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराती आंखें उठाई, सर से पैर तक उसका जायज़ा लिया, फिर फ़ोन रख के उठ खड़ी हुई। कश्माला, उन्होंने उसको यूं गले लगाया जैसे उस पर ढेरों प्यार आ रहा हो, जैसे एक अरसा वो उसकी माँ पे जादू ना करवाती रही हो, जैसे एक ज़माने में माला के एक्नी ज़दा चेहरे को उन्होंने निशाना ना बनाया हो। माला सीधी खड़ी रही, वो खुद ही उसके गले लगा के अलग हुई। माला ने हाथ भी नहीं हिलाया। मुझे एक नुमाइश के लिए इस्तांबुल आना ही था। तुम्हारी बात ने मुझे तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। सोचा चांस लेने में क्या हर्ज है। वो बेनियाजी भरी मुस्कुराहट के साथ वापस बैठी और टेक लगा ली। कबीरा बेगम की शख्सियत में एक रौनक और रोब था और अंदाज से यूँ ज़ाहिर होता था कि उन्हें आलियान वाली बात ने कुछ ख़ास मुतासिर नहीं किया। मैंने जो कहा था सच कहा था। वो जामनी कुर्सी खींच के बैठी। दोनों के दरमियान मेज़ पर रखे गुलदान में आज भी बासी गुलाबी फूल थे। पहले ये बताओ तुम कैसी हो? तुम तो कनाडा में होती थी। वो आंखें छोटी करके मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उनकी आंखों की चमक उस चेंजलिंग से मुख्तलिफ ना थी जिसे वो ख्वाब में देखा करती थी। शायद शैतानी चमक एक जैसी होती है। मैं अपने बेटे को ढूंढने इस्तांबुल आई हूँ। कबीरा बेगम के चेहरे पर मसनूई अफसोस उभरा, होंठ ओह में सुखड़े। ओह हाँ, अफसोस हुआ उसके बारे में सुन के। मुझसे बेहतर तुम्हारा गम कौन समझ सकता है। खैर, तुम्हारी फोटोग्राफी और सोशल मीडिया, हम स्मॉल टॉक को स्किप करके काम की बात कर लेते हैं। कबीरा ताई। माला मुस्कुरा नहीं रही थी, वो संजीदा थी। घुटने मिला के बैठी, हाथ गोद में रखे उसके चेहरे पर किसी किस्म की अपनायत मौजूद नहीं थी। मैं सुन रही हूँ। कबीरा बेगम की मुस्कुराहट अलबत्ता होंठों से जुदा नहीं हो रही थी। मेरा नहीं ख्याल आप किसी नुमाइश के लिए आई हैं। आप मेरी कॉल पे ही आई हैं क्योंकि दूर अंदर आपको मालूम था कि मेरा दावा दुरुस्त है। उनके तासुरात में कोई तब्दीली ना आई। मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया था कि आपका बेटा आलियान जिंदा है और मैं उसको जानती हूँ, बल्कि ये भी बताया था कि वो सरकार या SK के नाम से इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है जिससे आप शनासा हैं। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि तुम किस इंडस्ट्री की। कबीरा ताई, मुझे आपके मोरल कंपास से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में क्या करती हैं ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि किसी न किसी ज़रिए से आप सरकार को जानती हैं या फिर उसके बारे में मालूम करवा चुकी हैं। इसीलिए आप अगली फ़्लाइट लेकर यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं, क्योंकि आप जानती हैं मैं सच बोल रही हूँ। सरकार आलियान है। पहली दफ़ा कबीरा बेगम के चेहरे पे दरार सी उभरी, गर्दन में कुछ उभर के मालूम हुआ। पता नहीं तुम लोग मुझे क्या समझते हो। इससे पहले वो भी मेरे पास मदद के लिए आया था। हाथ को घुमाया, जैसे याद किया माहिर अली फरीद। साथ ही दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद करके मेज़ के करीब ले गई, जैसे लाठी टेकने का इशारा कर रही हूँ। माला की आंखों में अचंभा उभरा। फिर उसे याद आया, शायद वो उस ज़माने में उनसे मिला था जब उसकी टांग टूटी थी और वो स्टिक इस्तेमाल करता था। मैंने उसको भी बताया था और तुम्हें भी बता रही हूँ, मेरा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक बात है मेरी शादी की, वो आपकी शादी जादू से हुई थी। वो जादू जिसको आप दुआ समझती हैं। नगीना बेगम की वालदा ने। कबीरा बेगम ने हाथ उठा के उसे रोका, अबरू अकट्ठे हुए। नगीना बेगम के बारे में तुमने बहुत सी बातें फैलाई हैं ख़ानदान में। मैंने कोई बात नहीं फैलाई, सिर्फ सच। मुझे अफसोस है तुम्हारी तलाक का, तुम्हारे साथ जो हुआ इसका, और ज़्याद भले एक सीरियल किलर ही क्यों ना हो। उन्होंने झुरझुरी ली, लेकिन नगीना बेगम एक पारसा और नेक खातून थी। तुम्हें उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। माला ने गहरी सांस खारिज की। ये सफाइयों और वजाहतों का वक्त नहीं था। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन ये सच है कि जिस चीज़ को आप दुआ समझती हैं वो नगीना बेगम और उनके पीर का आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत आपने उनको अपना पहला बच्चा देना था। आप ये समझती रही कि वो पहला बच्चा आपकी बेटी अनाया है। आप उसकी शादी इसीलिए ज़ियाद से करना चाहती थी क्योंकि आपके नज़दीक पहला बच्चा देने का मतलब अपनी बेटी की शादी नगीना के बेटे से करना थी। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है और वो तेज़ तेज़ बोल रही है। लेकिन वो पहला बच्चा सादान साहब से शादी के बाद होने वाला बच्चा था, जो कि आलियान था, और नगीना बेगम ने वो बच्चा मौका मिलते ही आपसे छीन लिया। मैं एक दफ़ा नगीना के घर गई थी। वो किचन सिंक पे खड़ी अपने बर्तन धो रही थी। तुम ये कहती हो कि एक हाउस वाइफ दरअसल एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी।
टेक लगा के बैठी कबीरा बेगम उंगली में लॉकेट की चेन घुमा रही थी। चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। यही तो कमाल है इस इंडस्ट्री का। यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े पावर हाउसेस हम सब के सामने प्लेन साइड में छुपे हैं, ऐसे कि कोई उन पे उंगली भी नहीं उठा सकता। खैर, मैं इस बारे में बहस करने नहीं आई, मुझे आपकी मदद चाहिए। कबीरा बेगम के चेहरे पे खुशगवार हैरत उभरी। कहो, मेरा गम आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता और आपका गम मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। आलियान आपका बेटा है, मैं उससे मिल चुकी हूँ और वो ये बात जानता है कि वो आपका बेटा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसने आपको ढूंढने की कोशिश की है। वो नगीना बेगम को अपनी माँ मानता है, जिसका मतलब है नगीना बेगम ने आपके खिलाफ उसकी ब्रेन वॉशिंग की है, वरना इस वक्त नगीना बेगम कहीं मौजूद नहीं है। आलियान आज़ाद है, लेकिन वो अपनी माँ के पास क्यों नहीं आया? कबीरा बेगम की आंखों में हल्की सी नमी उभरी, जिसे वो बहुत महारत से अपने अंदर उतार गई। अलबत्ता माला देख सकती थी कि उनका खौल चटकने लगा है। उसकी हिम्मत बढ़ी। उन्होंने उस लड़के की तरबियत की है, वो बहुत स्मार्ट है, उसकी आंखें आपके जैसी हैं, उसके पास पैसा भी है और इन्फ्लुएंस भी। इसके बावजूद वो अपनी माँ से मिलने नहीं आया, क्योंकि वो आपको कोई विलन समझता है। यकीनन नगीना बेगम ने उसको आज़ाद करने से पहले उसके जहन पे कब्जा कर लिया था। कबीरा बेगम उसी तरह उसे देखे गई। लब भिंचे, मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। आप मुझे जानती हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उससे मिल चुकी हूँ और यकीनन मुस्तकबिल में दोबारा भी मिलूँगी। वो मुझे कॉल भी करता है, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा बेटा उसके पास है। मेरा बेटा? वो रुकी और पहली दफ़ा उसे अंदाज़ा हुआ कि आज अपनी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन के सामने उसे हाथ फैलाना था। उसने हलक में आए आंसू नीचे धकेले और कुर्सी पर आगे को हुई। मेरा बेटा आपके बेटे के पास है। पुलिस उसको नहीं ढूंढ सकी, कोई उसको नहीं ढूंढ सका, सिर्फ आप हैं जो किसी तरह उस तक पहुंच सकती हैं। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उसको राज़ी कर लें कि वो मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इस हफ्ते में दूसरी दफ़ा उसने एक नापसंदीदा औरत के सामने दरख्वास्त की थी। हलक आंसुओं से भर चुका था, अना मट्टी मट्टी हो चुकी थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता था, उसे अपना बच्चा वापस चाहिए था। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर मेरा बेटा ज़िंदा है, कबीरा बेगम ने थूक निकला। अलबत्ता लहजा हमवार था और नगीना उसका जहन मेरे खिलाफ भर चुकी है, तो वो मेरी बात क्यों मानेगा? वो तो मुझसे नफ़रत करता होगा। मेज़ पर रखा उनका अंगूठियों वाला हाथ हल्का सा लर्जा था। वो आपसे जितनी नफ़रत कर ले, आप उसकी माँ हैं और खून की कशिश कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अगर आप उससे मिली और उसको अपनी तरफ की कहानी बताई तो वो आपकी बात सुन लेगा, क्योंकि वो एक छोटा सा लड़का है, 22 साल का शायद। 21 साल 3 माह और 18 दिन। माला ने इस बात में सर हिलाया। उस 21 साल के लड़के की नफ़रत इतनी पुख्ता नहीं हो सकती कि उसकी असली माँ उसको पिघला ना सके। वो उसी तरह उसे देखे गई। अब चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, सिर्फ सोच थी, शक था। मैं आपको पसंद नहीं करती कबीरा ताई, और मैं आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करती। मेरी माँ और मेरी बहन का आपने हमेशा बुरा चाहा है। मुझे वो काले काम भी नहीं पसंद जिनमें आप मुलव्विस हैं, और पूरा ख़ानदान जानता है। ना मैं ऐसे लोगों में से हूँ जिन्हें आपसे ताल्लुक़ रखने का शौक़ है, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ। वो उनकी आंखों में देख के कह रही थी, आपसे लाख इख्तलाफ के बावजूद मैं जानती हूँ कि आप आलियान के लिए नगीना बेगम से बेहतर माँ हैं। वो आपका बेटा है और आपकी उससे मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर सकता। आपने कहीं बर्स अपने बेटे पे गिव अप नहीं किया। आपके अमाल मेरी नज़र में गलत हो सकते हैं, लेकिन आपकी ममता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए प्लीज़, उसने दोनों हाथ बाहम फंसा के मेज़ पर रखे आंखों में पानी भरने लगा था, मेरी मदद करें। वो आपसे रब्ता करने की कोशिश ज़रूर करेगा, या मैं उसे आपसे मिलवाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कीजिए कि जब आपकी उससे मुलाकात हो तो किसी तरह उसको राज़ी कर लें कि वो मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। मैं जानती हूँ कि आप मेरी माँ, मेरी बहन, बल्कि हम सबको नापसंद करती हैं और हमें खुश देख के आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच ये है कि हम में से कोई भी मुकम्मल तौर पे खुश नहीं है। आपकी हमसे नफ़रत और बुग़्ज़ एक तरफ, मेरा गम आपका अपना गम है, और मैं जानती हूँ कि आपके अंदर एक माँ आज भी मौजूद है जो दूसरी माँ की तकलीफ़ समझ सकती है। बस मुझे यही कहना था। आंसू उसकी आंखों से फिसल रहे थे, अलबत्ता उसने उन्हें साफ़ करने की कोशिश नहीं की। वो उठ खड़ी हुई। कबीरा बेगम ने आंखें उठा के उसे जाते देखा। उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसा माला के आने पे था, कुछ था जो वहाँ बदल चुका था। उन्होंने बस सर को जुम्बिश दी। वो हाँ था ना या पता नहीं, वो फैसला नहीं कर सकी। अलबत्ता वो ये जानती थी कि उनके खौल में दरार पड़ चुकी थी।
फरीद लार के किचन में उस शाम लीमू के साथ रोस्ट हुए चिकन की खुशबू फैली थी। ये खुशबू ओवन से आ रही थी, जिसके करीब काउंटर पे खड़ी फैज़ी हनम दराज खोले चीज़ें उल्टा रही थी। चेहरे पे परेशानी थी। काउंटर पर 2 पर्स उल्टे हुए थे, पर्चियाँ, कार्ड्स, चंद करेंसी नोट, सब कुछ सामने बिखरा था। वो बार बार पलट के इस ढेर तक आती, एक एक कागज़ को उठा के देखती, फिर सर झटकती। हील्स की टुक टुक सुनाई दी और शॉपिंग बैग्स की खड़खड़ाहट। फैज़ी आनम ने चौंक के सर उठाया। सुजैन राहदारी से चलती उनके सामने आ रुकी। ब्लो ड्राई हुए बाल, तेज़ परफ्यूम और दोनों कूनियों पर आए शॉपिंग बैग्स इसे तलाश कर रही हैं। 2 उंगलियों में पकड़ा एक कार्ड उनकी तरफ बढ़ाया। फैज़ी आनम के चेहरे पे एकदम रोशनी बिखरी। तेज़ी से वो कार्ड पकड़ा, फिर चौंक गई। ये आपके पास? निगाहें उसकी कूनियों से लटकते बैग्स पे गई। दिल को धक्का लगा। हाँ, मुझे शॉपिंग पे जाना था। कोई एतराज़? फैज़ी आनम ने एक नज़र कार्ड को देखा, दूसरी नज़र सुजैन पे डाली। ये माहिर बे का कार्ड है, सिर्फ ग्रॉसरी के लिए उन्होंने मुझे। वो मुनमुनाई। मैं भी ग्रॉसरी करके आई हूँ। कंधे उचका के वो आगे बढ़ गई। फैज़ी आनम ने दरजीदा निगाहों से उसे जाते देखा। सैफूरा से कौन सी ग्रोसरी होती है? सोजी कमरे में दाखिल हुई तो बैरबल आराम कुर्सी पर खामोशी से बैठा था। पैर ओतोमन पर रखे हुए थे और वो छत को देख रहा था। उसे आते देख के फीका सा मुस्कुराया। सोजी ने गौर से उसका चेहरा देखा, फिर बैग्स ड्रेसिंग टेबल के दाएं बाएं ज़मीन पर रखे और उस तक आई। बैरबल ने ओतोमन से पैर एक तरफ सिरकाए, उसके लिए जगह बनाई। वो वहाँ बैठी टांग पर टांग जमाई और आंखें छोटी करके उसे देखा। परेशान लग रहे हो? ब्रोकर से बात कर रहा था। कॉटेज के लिए अच्छी ऑफ़र नहीं आ रही। वहाँ के लोगों में मशहूर है कि ये हॉन्टेड है। यकीनन तुम्हारे भाई ने मशहूर किया होगा। वो क्यों मशहूर करेगा सोजी? हर चीज़ माहिर नहीं करता ये कौम। वो एकदम ज़ोर से बोला, फिर आवाज़ धीमी की। यानी तर्किश कौम तो हम परस्त है। क्या तुम सिर्फ इसलिए परेशान हो? सोजी अपनी कौम की शान में तबसरा नज़रअंदाज कर गई। बैरबल ने बेचैनी से पहलू बदला। वो मेरा कॉटेज नहीं है सोजी, वो माहिर की चीज़ है। उसने अपनी कमाई से ली है। मैं उसको बेच दूँ लॉ फर्म में इन्वेस्ट करने के लिए? उसने बेबसी से सर दाएं बाएं हिलाया। मुझे बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम हर वक्त अपने भाई का सोचते हो। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा बैरबल कि क्या तुम्हारे भाई को तुम्हारा ख्याल है? बैरबल ने बेख्तियार दांत से निचला लब काटा। निगाहें छत पे जमी थी। तुम मुझे जानते हो, मेरा लाइफस्टाइल भी। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये तुम अपने लिए कर रहे हो, अपनी इज्जत के लिए। माहिर ने तुम्हारी बेकरी बिना बताए बेच दी। और बिल्कुल भी मत कहना कि वो उसकी चीज़ थी। इतने बरस उसमें मेहनत तुमने की। माहिर के पास ज़मीन की कमी नहीं थी बेचने के लिए, लेकिन उसने वही किया जो उसे दुरुस्त लगा। इससे यही मालूम होता है कि तुम्हारे भाई की नज़र में तुम्हारी इज्जत नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर की सब इज्जत करें, इसको कोई रौंद के ना चला जाए। वो धीमी आवाज़ में आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। बैरबल लब काटते हुए छत को देखे क्या? हमारी लॉ फर्म इन पैसों के बगैर भी चल जाएगी बैरबल। तुम इस लॉ फर्म के मालिक होगे। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अपनी मामा से मांग लूँगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसा तो हाथ की मैल होता है। लेकिन अगर तुम ये कॉटेज नहीं बेचोगे तो तुम्हें कैसे मालूम होगा कि माहिर तुम्हारी दिल से इज्जत करता है या नहीं? बैरबल ने सीने पर बाजू लपेट लिए, लब काटते हुए सर झुका लिया। अब वो अपने पैरों को देख रहा था, जो कैंची सूरत ओतोमन पर लंबे करके रखे थे। माहिर ने यही कहा था ना कि जो चीज़ जिसके नाम होती है वो उसको बेच सकता है, और उसको भी कोई एतराज़ नहीं है। कॉटेज को बेच के तुम ये साबित करोगे कि तुम और माहिर बराबर हो। एक अरसे तक तुम्हारे अब्बा ने तुम दोनों भाइयों में फ़र्क किया है, और इस चीज़ ने तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत हद तक मसख किया है। बैरबल ने बेख्तियार कनपटी मसली। सर में दर्द उठने लगा था। लेकिन अगर तुम अपने भाई के साथ अपनी बराबरी का तयन कर लोगे तो तुम दोनों का रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तुम एक दूसरे के बराबर आ जाओगे। फिर तुम्हारी उससे ये गिला नहीं होगा कि वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसमें तुम्हारी और माहिर दोनों की भलाई है। फिर वो पीछे हुई और हल्के से शाने अचकाए। वरना मेरा क्या है? मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपने शौहर की इज़्ज़त और इस घर में बराबरी का मकाम चाहिए, बस। फिर वो मुस्कुराई। अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो। मैं दिखाती हूँ मैं कौन से ड्रेसेस लाई हूँ, बल्कि पहन के दिखाती हूँ। वो पुरजोश अंदाज में कहती उठी तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। सर को जुम्बिश थी। ये ऐसी एक सुबह थी जब आसमान सूरज निकलने के बाद भी जामनी था और फिज़ा में खनकी थी। कैफ की इमारत के अंदर हीटिंग सिस्टम के बायस गर्माइश थी। माला किचनेटी में दाखिल हुई तो देखा हॉट प्लेट के सामने खड़ी शबनम कुछ पका रही थी। माला ने अपने प्रिंट शुदा कागज़ एक तरफ रखे जिनमें ताज़ा इंक की महक थी, और ऊपरी कैबिनेट खोल के एक साफ मग निकाला। फिर शबनम के करीब आई तो वो जो मोबाइल पे लगी थी चौंक के सीधी हुई। माला, इतनी सुबह सुबह?
हाँ, मुझे माहिर से काम था, वो अभी तक नहीं आया। और ये क्या बना रही हो? उसकी हैरान निगाहें हॉट प्लेट तक जा रुकी, जिस पे नन्हे सॉस पैन में कोई शय धीमी आंच पे खौल रही थी। इलायची की खुशबू सारे में फैली थी। माहिर बे की कड़क चाय। कशमाला के अब्रू नासमझी से कटते हुए। मैं समझी वो सुबह में कॉफ़ी पीता है, घर से कॉफ़ी पीते हैं, और जिस वक्त घर से निकलते हैं मैं उनकी कड़क चाय खौलने के लिए चढ़ा देती हूँ। इसीलिए मैं ऑफिस सबसे पहले आती हूँ। जब तक वो यहाँ पहुँचेंगे उनकी चाय तैयार होगी। जिस दिन मैं लेट आई उस दिन वो मुझे दरवाज़ा दिखा देंगे। शबनम सर झुकाए मोबाइल पे तेज़ तेज़ बटन दबा रही थी। खाली मग पकड़े माला ने झुरझुरी ली। कितना मुश्किल है इतना हाई मेंटेनेंस बॉस। शबनम ने ऐनक के पीछे से घूर के उसे देखा। ना सिर्फ हाई मेंटेनेंस बल्कि साइकोपैथ भी। माला बेख्तियार हंस पड़ी। शबनम का फ़ोन थरथराने लगा तो उसने बेचारगी से चेहरा उठाया। वो मुझे कॉल कर रहा है। कौन? तुम्हारा मौजूदा क्रश? शबनम ने सादगी से पलकें 2-3 दफ़ा झपकाई। तुम मुझसे बात करो, मैं चाय बना दूंगी। शबनम की आंखों में खुशगवार हैरत उतरी। तुम्हें कड़क चाय बनाना आती है? कशमाला ने कंधे उचकाए और खाली मग एक तरफ रखा। मैं अपने घर में सबसे अच्छी कड़क चाय बनाती हूँ, मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। अपने लिए भी बना लूँगी, जाओ तुम। उसे तसल्ली देकर उसने एक बड़ा सॉस पैन निकाला। शबनम का चेहरा खिल उठा। एक ही सांस में कई दफ़ा थैंक यू कह के वो तेज़ी से एक तरफ भाग गई। अच्छा है शबनम उस शख्स से बात कर ले, चंद दिन बाद उसने ब्लॉक ही होना। चाय 2 मग्स में अंडेल के उसने दोनों को हाथों में पकड़ लिया। ट्रे नहीं रखी, वो कोई उसकी सेक्रेटरी नहीं थी। फिर दोनों मग उठाए। वो माहिर के ऑफिस तक आई। जानती थी वो आ चुका है और कूनी से डोर हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला तो वो कोट उतार के स्टैंड पे लटकाता दिखाई दिया। आहट पे मुड़ा, उसे देख के मुस्कुराया। फिर दोनों मग देखे तो आंखों में ताज्जुब उतरा। शबनम कहाँ है? तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। वो मुस्कुरा के आगे आई तो वो जल्दी से बोला, सुबह बखैर। वो उसके बैठने से पहले ही दोनों मग जगह पर रख के अपनी कुर्सी संभाल चुकी थी। टांग पर टांग जमा ली और बाजू के नीचे पकड़ा कागज़ मेज़ पर रख दिया। माही ने खड़े खड़े अपना मग उठाया, एक घूंट भरा, तासुरात नहीं बदले, मग नीचे रखा और बस सादगी से इतना पूछा, ये शबनम ने बनाई है? माला ने उसी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। उसकी कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई थी इसलिए मैं बना लाई। वो गहरी सांस लेके कुर्सी पर बैठा। तासुरात अभी तक नहीं बदले थे। माला ने बगौर उसे देखा। ठीक बनी है, इट्स परफेक्ट। वो हल्का सा मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुरा दी। जाहिर है वो ख़ानदान में सबसे अच्छी कड़क चाय बनाती थी। सुबह सुबह अपनी बेकरी को छोड़ के आपने कैफ़ को रौनक क्यों बख्शी? टेक लगाए, हाथों की बाहम उंगलियां फंसाए वो उसी मुस्कुराहट से पूछ रहा था। हमारी रेनोवेशन मुकम्मल होने वाली है और परसों से हम बेकरी को ओपन कर देंगे। मैंने मेन्यू में तब्दीली की है और एक नया पेस्ट्री शेफ़ हायर किया है और यकीनन उस पेस्ट्री शेफ़ की तनख्वाह भी तुम्हारा इन्वेस्टर देगा। माहिर फरीद की हलक में कड़वाहट से घुल गई। ना सिर्फ तनख्वाहें बल्कि रेनोवेशन का सारा खर्चा भी वहीं उठा रहा है। माहिर ने आंखों की पुतलियां सुकेड़ के बगौर उसे देखा। तुम्हें किसने मिलवाया उस इन्वेस्टर से? ये आइडिया मालिक फरीद का था। माहिर ने ओह कह के समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ऑफ कोर्स, मैं जानता था कि यकीनन मालिक ने ही अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके कुछ किया होगा, लेकिन याद रखना इस शहर के इन्वेस्टर्स बहुत ही। वो शहर के वासियों की शान में कुछ गैर महज़ब कहने के लिए महज़ब तरीन अल्फाज तलाश कर रहा था। जब कशमाला ने मग नीचे रखा और प्रिंट शुदा कागज़ माहिर की तरफ धकेले, वो ठहर गया। फिर कागज़ उठाए, एक एक करके उन्हें पलटाया, उन पर लिखे तमाम हिंसे आंखों से गुजारे और वापस माला को देखा। ये क्या है? वो तमाम बिल्स हैं जो आपको अदा करने हैं माहिर बे। वो उसी तरह टेक लगाए बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ, मैं। बेयकीनी से सीने पर उंगली रखी माला ने गर्दन ऊपर नीचे हिलाई। मालिक साहब का कहना था कि तुमसे अच्छा इन्वेस्टर मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने ही मुझे इस बेकरी में फंसाया है। उसके माथे पर बल पड़े, मुठियाँ जब से भिंच ली। और मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँगा इस बेकरी में? तुम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करोगे? माला, वो संजीदा था। मैं ये बिल्स अदा नहीं करूँगा। तुम मुझसे पूछे बगैर ये सारी ख़रीदारी और रेनोवेशन नहीं करवा सकती। ऐसा दुनिया में कहाँ होता है? एक डोनट और कॉफ़ी के बदले इस दुनिया में कोई किसी को बेकरी भी नहीं देता माहिर बे। माही ने खफकी से लब भींच लिए। चल हमें उसे घूरता रहा। मैं बिल्कुल भी ये बिल्स नहीं अदा कर रहा। कशमाला मुबीन ने मुस्कुरा के कंधे अचकाए। सोच लो, 535 लिरा में जो बेकरी मुझे मिली है वो 600 लिरा में सोजी और बैरबल को फ़रोख्त भी कर सकती हूँ। मेरा क्या जाएगा, बल्कि उंगलियों पे गिना 65 लिरा का मुनाफा ही होगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? उसने सादगी से पलकें झपकाई। मैं ये बेकरी उन्हें आगे बेच दूँ या तुम इन्वेस्टमेंट करोगे?
माहिर चल लंबे खफके से अब्रू भींचे उसे देखे गया। तुम मुझे मैन्युपुलेट कर रही हो? माला ने फिर से कंधे झुकाए, होंठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। माहिर फरीद ने ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाते हुए कागज़ उठाए और मेज़ पर रखी एक ट्रे में डाल दिए। एक आखिरी दफ़ा, ये आखिरी दफ़ा है। इसके बाद तुम कोई इन्वेस्टमेंट मुझसे पूछे बगैर नहीं करोगी। जो ज़रूरी होगा वो मैं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे बरक्स मुझे यकीन है कि ये बेकरी चल सकती है। ओह हाँ। उठते हुए उसने उंगली उठा के तनबीह की। प्रॉफिट आधा आधा। माहिर ने उसी ख़राब मूड से हाथ को घुमाया जैसे उसे जाने का इशारा किया हो। वो चली गई तो माहिर ने इंटरकॉम उठाया। सॉरी सर, मेरी एक फैमिली इमरजेंसी आ गई थी, तो अपने फैमिली इमरजेंसी से कहो ऑफिस टाइम में तुम्हें कॉल ना किया करें, क्योंकि तुम्हारा फोकस बढ़ जाता है। शबनम चंद में कुछ बोल ना सके। और आइंदा माला को मेरी चाय मत बनाने देना। ओह, क्या बहुत बुरी थी, हद से ज़्यादा। उसने बुरे मूड के साथ रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया। मेरी चाय के बारे में कुछ कह रहा था। वो शबनम के डेस्क पे खड़ी गौर से उसे देख रही थी। शबनम ने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए फ़ोन आराम से नीचे रखा और मुस्कुराई। हाँ, कह रहे थे बहुत अच्छी बनी थी। माला तमानियत से मुस्कुरा दी। उसी वक्त किसी की आमद का एहसास हुआ कि नखियों से वो देख सकती थी कि लिफ्ट के दरवाजे खुले हैं। एक दराज कद वजूद, शनासा परफ्यूम की महक, लॉन्ग बूट्स की टिक टिक। ज़ारा उस जानिब से चलती आ रही थी। सफ़ेद कोट उसके कंधों पर था, लेकिन ऐसे कि बाजुओं में पहन नहीं रखा था। वो उन दोनों के करीब रुकी। कैसी हो शबनम? उसके शाइस्तगी से पुकारने पे शबनम बादल नख्वास्ता जगह से उठी। मुस्कुरा के अनक के पीछे से उसे देखा। मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। मैंने HR में किसी से सुना था कि तुम्हारे भाई का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। वो नरमी से पूछती शबनम के कंधे पर हाथ रख के खड़ी थी। रुख मुकम्मल शबनम की जानिब था। इस बात को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अब वो ठीक है, थैंक यू। ज़ारा चंद में तसल्ली से वहाँ खड़ी शबनम से उसकी सारी फैमिली का हाल अहवाल पूछती रही। उसने एक दफ़ा भी माला को नहीं देखा। उसे अपना आप वहाँ गैर ज़रूरी और बेवक़्त सा लगने लगा, लेकिन एकदम से पलट के आ जाना बदतहज़ीबी शुमार होता था। वो बादल नख्वास्ता तब तक खड़ी रही जब तक ज़ारा शबनम का गाल थपक के आगे माहिर के ऑफिस की तरफ न बढ़ गई। मुझे ज़हरीना खानम से ये हाई स्कूल की मीन गर्ल्स वाली हरकत की तवक्को नहीं थी। शबनम का गुस्सा आ रहा था। वो माला का बुझा हुआ चेहरा देख सकती थी। चूँकि मैं हाई स्कूल में नहीं हूँ, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता शबनम। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई और कंधे झुका दिए, फिर अपने डेस्क की तरफ पलट आई। सोचा था सुकून से बैठ के कुछ हिसाब किताब कर लेगी, क्योंकि बेकरी में वर्कर्स की उठा पटक और शोर में वो काम नहीं कर सकती थी। लेकिन दिल ज़ारा की सरकत से अजीब सा हो गया था कि नखियों से वो देख सकती थी कि वो माहिर के ऑफिस की तरफ गई है और अभी तक बाहर नहीं निकली। वो हमेशा उसकी ज़िंदगी में मौजूद रहेगी, किसी साए की तरह। माही की कॉल आ रही थी। उसने एयरपोर्ट्स कानों में घुसाए। तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। फिर माही की आवाज़ संजीदा हुई। तुम ठीक हो? तुम्हारी आवाज़ भीगी हुई लग रही है। हाँ ठीक हूँ, ऑफिस में हूँ। नाक से गीली सांस अंदर खींची। और बेकरी का क्या बना? उसको सेट कर रही हूँ ताकि मेरे जाने तक वो ठीक से चल पड़े। यानी तुम वापस आओगी ना माला? माही की आवाज़ में तशवीश थी। जाहिर है मैं वापस आऊँगी, वैनकूवर में मेरा घर है, तुम हो, मुझे आना ही है। तुमने माहिर को बताया ज़ारा की असलियत? माला ने नफ़ी में सर हिलाया। गो के माही उसे नहीं देख सकती थी। क्या मुझे बताना चाहिए था? उसने गर्दन मोड़ के माहिर के बंद दरवाजे की तरफ देखा। न जाने वो दोनों उसके पीछे क्या बात कर रहे थे। ज़ारा जानती है कि मैं उसकी हकीकत जानती हूँ और वो तब से मेरे साथ बुरे तरीके से बिहेव कर रही है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। देखो माला, मैं जो बात कहूँगी वो प्रैक्टिकल भी होगी और सच भी। माहिर बिल्कुल संजीदा थी। ज़ारा, माहिर फ़रीद का मसला है, तुम्हारा नहीं। और मैं माहिर को बहुत पसंद करती हूँ। हमारी एक हिस्ट्री रही है। बहुत मुश्किल मौक़ों पे वो मेरे काम आया। मैं दिल से उसकी इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन उसका दिल जैसे डूबा। उसे माहिर के बारे में किसी लेकिन की तवक्को नहीं थी। लेकिन माहिर एक पेचीदा इंसान है और उसकी ज़िंदगी में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आया था कैफ बन के, तो अपने साथ बहुत से मसले भी लेकर आया था। ज़ियाद पहले दिन से जानता था कि माहिर फ़रीद कौन है और उसकी बहुत सारी प्लानिंग माहिर का मुकाबला करने के लिए थी। वो दोनों तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद किसी अनदेखी जंग का हिस्सा थे और तुम उससे वाकिफ़ नहीं थी। तुम क्या कहना चाहती हो?
यही कि माहिर का तुम्हारी ज़िंदगी में आना हमेशा पेचीदगियाँ लाएगा। हम दोनों जानते हैं कि वो एक वक्त में तुम्हें पसंद करता था, लेकिन इस वक्त को गुजरे ज़माना बीत चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी माहिर की वजह से मज़ीद पेचीदा बनानी चाहिए। अब हम जानते हैं कि बदर ज़िंदा है और जल्द या बदीर वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जितनी जल्दी मुमकिन हो माहिर की ज़िंदगी से निकल के वापस अपनी दुनिया में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे वहाँ रहने से ना सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल होगी बल्कि माहिर की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। कोई मालूम नहीं ज़्यादा जालसी में आके उसकी जान लेने की कोशिश ना करे। उफ माही, ऐसे मत कहो। किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। उसने बदिक्कत अस्बात में सर हिलाया। माही कुछ और भी कह रही थी, लेकिन उसके जहन में कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा था। फ़ोन बंद करने के बाद कितनी ही देर वो गुमसुम बैठी लैपटॉप स्क्रीन को देखती रही, यहाँ तक कि शबनम उसके पीछे खुनखारी तो उसने चौंक के गर्दन उठाई। फिर सर झटका। वो थकान ज़्यादा लग रही थी। कर्मजी बिल्डिंग वाला काम कहाँ तक पहुँचा? शबनम की निगाहें उसकी स्क्रीन तक उठी। फिर वो चौंक गई। वहाँ खुली वेबसाइट पर नज़र पड़ते ही उसने बेख्तियार माला को देखा। तुम स्कूल देख रही हो? वैनकूवर के स्कूल्स? माला ने इस बात में गर्दन हिलाई। ये सोच रही हूँ कि जब बदर मुझे मिल जाएगा और हम वापस चले जाएंगे तो जल्द या बदीर मुझे उसको स्कूल में दाखिल कराना होगा। अभी से अप्लाई करूँगी तो अगले साल में जगह मिलेगी। स्कूलिंग बहुत महंगी है और मुझे उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। शबनम ने स्क्रीन को देखा, फिर वापस उसे, फिर स्क्रीन को। माला, वो धीरे से अपनी कुर्सी उसके करीब खींच लाई और जब बोली तो उसकी आवाज़ सरगोशी की मानी थी। तुम अपने बेटे के मिलते ही यहाँ से चली जाओगी? माला ने उसे देखे बिना इस बात में सर हिलाया। और माहिर भी? मेरा उसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 महीने का था। 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद मैं तब तक यहाँ रहूँगी जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता। मिलेगा तो चली जाऊँगी, यही प्लान था। माहिर ने वैसे भी लंदन चले जाना था, लेकिन माहिर और ज़ारा की मंगनी टूट गई है। अब वो लंदन क्यों जाएगा? वैसे भी कर्मजी इमारत का बहुत काम पड़ा है। मेरे नहीं ख्याल वो अगले चंद महीने इस शहर से निकल सकेगा। तुम क्या वाकई चली जाओगी माहिर को छोड़ के? उसने बेबसी से चेहरा उठाया। आंखें भीगने लगी थी। शबनम, मेरे पास इस शहर में रुकने के लिए कोई वजह नहीं है। मैं यहाँ से जाने के लिए ही तो आई थी। शबनम का चेहरा बुझ गया। उसने मुँह बसूर के माला को देखा। 2 माह पहले ना तुम ऐसी थी ना माहिर पे। वो बदल गए हैं। तुम्हारे आने से उनके गिर्द हर चीज़ बदल गई है। ऐसा पहले तब हुआ था जब वो लाहौर गए थे और वापस आते ही इस ऑफिस में पौधे रखवा दिए थे। पौधे? हाँ यार, छोड़ो इस बात को। हम ऑफिस वाले दिन के कई घंटे उनके साथ गुजारते हैं माला। हमें सब नज़र आ रहा है। तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता? उसने बहुत ज़ब्त से आंसू अंदर उतारे, चंद गहरे सांस लिए और जब बोली तो उसकी आवाज़ संजीदा थी। मैंने कहा ना शबनम, मेरे पास इस शहर में रुकने के लिए कोई वजह नहीं है, ना ही मेरे अंदर इतनी तवानाई है कि मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले किसी दूसरे इंसान के लिए करूं। मेरे यहाँ आने से सिर्फ माही की ज़िंदगी ही पेचीदा नहीं हुई बल्कि मेरी भी हो जाएगी। लेकिन माला, वो किन अँखियों से देख सकती थी कि माहिर के ऑफिस का दरवाज़ा खुला है। वो और ज़ारा आपस में बात करते हुए बाहर निकल रहे थे। वो बार बार घड़ी को देखता मोबाइल पर बटन दबा रहा था। दफतन उसने चेहरा मोड़ा। जैसे माला को तलाश करने के लिए दाएं बाएं देखा, वो तेज़ी से वापस घूम गई, ऐसे कि अगर वो देखता भी तो उसे माला के सर की पूंछ दिखाई देती। लेकिन माला? उनके लिफ्ट में सवार होने के बाद शबनम ने धीमी आवाज़ में दोबारा कहने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो उठ के अपनी चीज़ें समेट रही थी। इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है शबनम, छोड़ो, जाने दो। वो शबनम को देखे बिना चीज़ें समेटते हुए कह रही थी। पलकों पे आंसू फिर से आ टिके थे। वो हमेशा उसकी ज़िंदगी में रहेगी। वो उसकी कज़न थी, उसकी फैमिली। वो कभी उसकी ज़िंदगी से नहीं निकलेगी। 2 माह ख़त्म होते ही वो बल्द वाले अपार्टमेंट में वापस चली जाएगी। बदर मिले या नहीं, वो माहिर की ज़िंदगी में मज़ीद नहीं रहेगी। उसने फ़ैसला कर लिया था। ओह, पता नहीं ये नॉवेल्स वाले इतने पेचीदा क्यों होते हैं। मतलब क्या ज़रूरी है? माला मान भी तो सकती थी। खैर, बहुत कुछ और भी हो सकता था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ हमारे तरीके से तो नहीं चलता, राइटर के तरीके से चलता है। इसमें हम कह सकते हैं कि राइटर ने ऐसे ही लिखा था इस नावल को। उनके यार, मैं बहुत ज़्यादा दुख फील कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है मैं रोऊँ। अंदर से मेरी यही फीलिंग है कि मैं रोना चाह रही हूँ। मैं जैसे जैसे इस नावल को आगे आगे पढ़ती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं देख रही हूँ कि उनके इमोशन एक दूसरे के लिए इतने डीप होते जा रहे हैं। वो एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा फील करते हैं, जैसे वो उसकी केयर करता है, जैसे वो उसको हर वक्त याद रहती है। वो सोचता है कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी, फिर उसको वो फ़ोन मैसेज करता है, फिर उसको वो उसके वो माइंड में रहती है। इट्स सो क्यूट यार, मतलब बहुत क्यूट है। तो मेरे माइंड में
ये सारी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, इसकी एंडिंग भी आ रही है और मैं समझ नहीं आ रही। निम्रा चेंज भी कर सकती थी, निम्रा बहुत अच्छे से इस नावल को एंड कर सकती थी। निम्रा ने हमें पूरी लाइफ का ट्रॉमा दे दिया इस नावल के ज़रिए। खैर, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी इसकी एक एपिसोड रहती है। ये इसकी 20वीं एपिसोड का सेकंड पार्ट था, जो कि मैंने 1 घंटे की एपिसोड मतलब 1 घंटे से ज़्यादा दिया है, क्योंकि मुझे इसके 4 पार्ट ही बनाने हैं। मैंने 99 क्या कहते हैं कि 99 तक इसके पार्ट बनाए हैं माला के, और मैं चाहती हूँ कि 100 तक ना जाए, और इसका जो अगला पार्ट होगा लास्ट वाला, उसको मैं ज़्यादा बढ़ा दूँगी। होपफुली कि वो शॉर्ट ही हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, नहीं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। होपफुली कि आप लोगों ने इस पार्ट को पसंद किया होगा। बहुत क्यूट बॉन्डिंग बन रही है इन दोनों के दरमियान। और माला, यार क्या फ़र्क पड़ता है जब आप किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो, लाइक करते हो। कितनी पेचीदगियाँ, सच में माही भी ठीक कह रही थी, वो बहुत पेचीदा इंसान है, लेकिन पता नहीं दोनों का जोड़ ही नहीं था। माला ने एक्चुअली वो क्या निम्रा ने ना एक्चुअली हीलिंग के थ्रू हमें ट्रॉमा दे दिया है, जिससे हम लोग हील पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन खैर, मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।